नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड विशेष। आइए सीधा लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां जनता को संबोधित कर रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। मैं इस अवसर पर आप सभी को आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं उन सबको मैं बधाई देता हूं और आपके साथ साथ आपके माता पिता, आपके अभिभावकों को भी, आपके गुरुजनों को भी जिन्होंने आपका मार्गदर्शन किया, आपका पाथेय किया, उन सभी को भी मैं बधाई देता हूं। साथ ही आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने जो जिम्मेदारियां आपको मिलने जा रही हैं उन सभी जिम्मेदारियों का, दायित्वों का पूरी सेवा के साथ, समर्पण के साथ, परिश्रम के साथ और ईमानदारी के साथ इसका निर्वहन करेंगे। भाइयों बहनों, मैंने 4 जुलाई 2021 को राज्य के मुख्य सेवक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। तभी से मेरे समक्ष ये बात आई कि परिवहन विभाग में मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत कई वर्षों से नियुक्तियां लंबित पड़ी थी और सच में मुझे ये जानकर बहुत पीड़ा हुई और उनके परिवार के लोग, हमारे आश्रित लगातार मुझे मिलते थे और मुझे जानकर अत्यंत पीड़ा हुई कि जिन परिवारों ने अपना जीवन का जो सहारा है वो खो दिया है, उन्हें समय पर सहायता नहीं मिल पा रही है। सच में बड़ा पीड़ादायक था। मैं समझ सकता हूं उस कठिन समय में उन परिवारों पर क्या बीती होगी जब उनका एकमात्र आश्रयदाता इस दुनिया से चला गया हो। तब उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों से, वित्तीय परेशानियों से, संकटों से गुजरना पड़ा होगा। मैंने जब इस विषय का संज्ञान लिया तो मुझे बताया गया कि राज्य गठन के बाद से ही परिवहन निगम लगातार वित्तीय संकट की स्थिति से गुजर रहा है, जिसके चलते निगम के सेवारत कार्मिकों के समय पर वेतन नहीं मिलने के साथ ही उनको अनेक जो देय लाभ थे वह भी लंबित थे। वहीं दुर्भाग्यवश दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को नियमानुसार मिलने वाले लाभों से भी वंचित रहना पड़ा था और इस विषय को मैंने बहुत गंभीरता से लिया और सभी अधिकारियों को मैंने कहा कि शीघ्र इसका समाधान निकालिए और मृतक आश्रितों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्ताव को प्राथमिकता से हमने मंत्रिमंडल में हमारे सभी मंत्रिमंडल के सहयोगियों सहित उसको मंजूरी दिलाई और हमारी सरकार ने 195 मृतक आश्रितों की वर्षों से लंबित नियुक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने का संकल्प लिया। मुझे खुशी है कि इस संकल्प को पूर्ण करते हुए हमने पिछले वर्ष 150 मृतक आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। आज शेष 43 पात्र आश्रितों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। हमारी सरकार ने परिवहन निगम के प्रबंधन और कर्मचारियों के साथ मिलकर एकजुट प्रयास किए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज परिवहन निगम वर्षों पुराने वित्तीय संकट से उभरने में भी बहुत हद तक सफल हुआ है। वर्ष 2024 में निगम ने रिकॉर्ड 56 करोड़ रुपए से भी अधिक का लाभ अर्जित किया। आज निगम के बेड़े में नए वाहन शामिल हो रहे हैं। कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ मिल रहा है। प्रदेश में नए बस स्टैंडों का बड़े ISBT की तर्ज पर अनेक स्थानों पर उनका विस्तार हो रहा है। कार्यशालाओं का निर्माण कार्य किया जा रहा है। साथ ही आज परिवहन निगम के साथ ही सिंचाई विभाग में भी 129 नव चयनित ड्राफ्टमैन और 15 नलकूप मिस्त्रियों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। जैसा अभी सतपाल महाराज जी ने बताया कि परिवहन विभाग, सिंचाई विभाग हमारा कितना महत्वपूर्ण है और उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में सिंचाई योजनाओं का विस्तार, कृषि उत्पादकता में वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था और किसानों की समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऐसे में आप सभी
नवनियुक्त ड्राफ्टमैन और नलकूप मिस्त्रियों की भूमिका राज्य की सिंचाई व्यवस्था के कुशल संचालन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ड्राफ्ट्समैन न केवल सिंचाई परियोजनाओं के नक्शों और डिजाइनों का निर्माण करते हैं, बल्कि भविष्य के विकास की रूपरेखा भी आप सबके माध्यम से तैयार होती है। वहीं हमारे नलकूप मिस्त्री सिंचाई परियोजनाओं के वे जमीनी स्तंभ हैं जो अपनी तकनीकी कुशलता से किसानों के खेतों तक जल पहुंचाने के कार्य को साकार करते हैं। साथ ही बाढ़ नियंत्रण, जल प्रबंधन, जल स्रोतों के संरक्षण जैसे कार्यों में भी सहायता करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये अपेक्षा करता हूं कि आप सभी अपने कार्य को राज्य निर्माण और जन सेवा का माध्यम मानकर पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ और समर्पण के भाव से निभाएंगे। भाइयों बहनों, ये हमारी सरकार ने जो सिंचाई विभाग में ड्राफ्ट्समैन नियुक्त हुए हैं, उसमें से 10 अभ्यर्थी जो राजकीय सेवा में नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं, वो हमारे राज्य आंदोलनकारियों के 10% जो क्षैतिज आरक्षण है, उसके बाद सरकारी सेवा में उनको आज अवसर मिल रहा है। और ये हमने राज्य की विधानसभा में विधेयक लाकर ये विधेयक बनाया, जिससे हमारे राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों को आरक्षण मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाइयों बहनों, आप सभी भली भांति जानते हैं कि जैसा अभी युगल किशोर पंत जी बता रहे थे, सर्जिकल स्ट्राइक, तो सर्जिकल स्ट्राइक सच में ये बड़ा कठिन निर्णय था और उस निर्णय को लेने में हमें कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आप सबको भली बात याद होगा कि उत्तराखंड में हमारे यहाँ किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात होता था, धांधली हुआ करती थी, भ्रष्टाचार होता था, पेन ड्राइव से नकल होती थी, पर्चे लीक कर दिए जाते थे और हर तरह से भ्रष्टाचार का बोलबाला था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के समग्र विकास को लेकर कई योजनाओं को मंजूरी दी। इस बीच सीएम धामी ने जोशीमठ आपदा प्रभावित क्षेत्र में स्लोप के 516 करोड़ योजना को मंजूरी देते हुए 40 करोड़ की पहली किस्त जारी करने का निर्देश दिया। जल जीवन मिशन के तहत 200 करोड़ की धनराशि को भी मंजूरी दी। राज्य के 52 नगर निकायों को देवभूमि रजत जयंती पार्क निर्माण के लिए भी 40.49 करोड़ रुपए मंजूर किए। वहीं राम झूला पुल की मजबूती के लिए 11 करोड़ की योजना को मंजूरी मिली। साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का निर्णय भी लिया गया। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कई योजनाओं को मंजूरी दी ताकि उत्तराखंड का समग्र विकास हो सके। विकास योजनाओं को मंजूरी दी। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन को 200 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी मिली है, तो वहीं कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी इजाफा किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड का विकास सर्वोपरि है और उत्तराखंड का विकास निरंतर होता रहे, इसके लिए कई योजनाओं को मंजूरी दी गई। देहरादून में स्थित मुख्यमंत्री आवास पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच राज्य में सड़क मार्ग के विकास समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। साथ ही राज्य के आर्थिक और बुनियादी ढांचे को लेकर सहयोगात्मक पहलुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित करते हुए इशारों में अमेरिका पर हमला किया। पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया पर एक बार फिर जोर दिया। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री दूरदर्शी सोच के व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि भारत खुद के पांव पर खड़ा होगा तभी मजबूत और विकसित होगा। अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ बढ़ाया, उसके बाद प्रधानमंत्री का ये बयान देश को मजबूत करने वाला और आत्मनिर्भर बनाने वाला है।
संकल्प लेना होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले से ही जो आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का मंत्र देश को दिया था, वो दूरदर्शी हैं। वो पहले ही जानते थे कि देश के अंदर कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं और उन चुनौतियों के लिए देश तैयार है। ये नया भारत है, ये हर प्रकार की चुनौती को पार करेगा, हर चुनौती को अवसर में बदलेगा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से 12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर अंतिम आरक्षण सूची जारी की गई। इसको लेकर उत्तराखंड के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और चकराता से विधायक प्रीतम सिंह ने सवाल उठाए। क्या कुछ कहना है प्रीतम सिंह का, सुनते हैं। उत्तराखंड में 12 जनपदों में जिला पंचायत अध्यक्ष और को लेकर जो अंतिम आरक्षण सरकार के द्वारा जारी किया गया, उस पर सबसे पहले आपत्ति लगाने का काम अगर अपने बयान के जरिए किसी ने किया है तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चकराता से जो विधायक हैं प्रीतम सिंह जी, उन्होंने लगाई है। सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं? सबसे पहला आपका बयान आया जैसी ये सूची आई कि 12 जनपदों में क्या कुछ आरक्षण की प्रक्रिया रहने वाली है जो सरकार के द्वारा जारी की गई है। प्रदेश के अंदर जब पंचायत चुनाव गतिमान हुए तो सरकार ने आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया। उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जो है न्यायालय में गए और वाद अभी भी लंबित है। उसके बाद दूसरा जो प्रकरण है, डबल लिस्ट में जो नाम होगा, ये दस्तूर है, ये संविधान की व्यवस्था है कि जिसका नाम 2 जगह होगा वो एलिजिबल नहीं है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन सरकार ने उसको भी धत्ता बताने का काम किया है। वो विषय भी न्यायालय में लंबित है। उसके बाद आप देखिए, जिला पंचायत अध्यक्षों का आरक्षण मैं समझता हूँ कि चुनाव से पहले हो जाना चाहिए था। ये पहली मर्तबा हुआ कि जब परिणाम निकल गए उसके बाद आपने आरक्षण किया। सरकार ने ये देखा कि जहाँ जहाँ वो चुनाव हार रही है वहाँ पर उन्होंने तदनुसार आरक्षण को बदलने का काम किया। हाई कोर्ट में सरकार ने जो हलफनामा दिया है उसमें उन्होंने जो हवाला दिया है कि किस तरीके से आरक्षण करने का काम कर रहे हैं, उसके विपरीत सरकार आचरण कर रही है। वर्मा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जो है आरक्षण की बात कही गई, उसका उल्लंघन करने का काम सरकार कर रही है। संविधान को धत्ता बताने का काम कर रही है। आरक्षण को जो है छिन्न भिन्न करने का काम सरकार कर रही है। निश्चित रूप से लोकतंत्र का गला घोटने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया है। आपने देहरादून का जिक्र किया, सही बात है, ये आरक्षण जो है महिला के लिए हो नहीं सकता था, लेकिन महिला के लिए आरक्षण किया गया। कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और हमारी महिला जो है कांग्रेस की जो है वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगी। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह जी हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से आरक्षण में छेड़छाड़ की गई है उसको लेकर उनकी आपत्ति है और इसको लेकर वो आपत्ति दर्ज करने वाले भी हैं। कैमरा पर्सन मनवर के साथ मनीष जंगवाल, MH1 न्यूज, देहरादून। उत्तराखंड में हाल ही में स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रमुख सचिव R.K. सुधांशु ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इसमें स्वास्थ्य आयुक्त की नियुक्ति और मेडिकल कॉलेजों में एम्स की तर्ज पर डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन पद बनाने को लेकर चर्चा की गई। सभी प्रमुख अस्पतालों में हेल्प डेस्क पर PRO की तैनाती के निर्देश दिए गए और साथ ही ऑनलाइन OPD स्लॉट बुकिंग सिस्टम को भी मजबूत करने की बात कही गई है ताकि मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। वहीं उत्तराखंड में कई दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज फिर कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। IMD के मुताबिक उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने और साथ ही तेज गर्जना के साथ बौछार हो सकती है। देहरादून और बागेश्वर जैसे जिलों में भी कई जगह पर बारिश होने की आशंका है। साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के सभी जनपदों में आकाशीय बिजली गिरने और तेज से अति तेज बारिश के सिलसिले की संभावना जताई। लोगों से खराब मौसम में घरों से बाहर न निकलने और पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा करते समय सावधानी बरतने की अपील की। रुद्रप्रयाग में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से इसी महीने में आयोजित किए जाने वाले विधिक जागरूकता अभियान को लेकर जिला न्यायालय परिसर में बैठक की गई।
ये बैठक की सिविल जज एवं सचिव पायल सिंह, मुख्य न्यायिक रजिस्ट्रेट अशोक कुमार की अध्यक्षता में की गई। सिविल जज एवं सचिव पायल सिंह ने कहा कि इसी महीने में विधिक रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्यक्रम होंगे। इसमें कानूनी अधिकार, भरण पोषण, स्वास्थ्य सुविधाएं और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसी कड़ी में 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर विशेष कानूनी जागरूकता और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। के निर्देशानुसार वे अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में माह अगस्त 2025 के प्लान ऑफ एक्शन के तहत कई अभियान चलाए जाने प्रस्तावित हैं, जिनमें मुख्यतः वरिष्ठ नागरिकों यानी बुजुर्गों के लिए नालसा स्कीम 2016 को लागू कराए जाने से संबंधित कई योजनाएं हैं, जिसके तहत उपेक्षित एवं निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी विधिक सहायता दिलाए जाने के लिए अवेयरनेस कैंप्स का आयोजन भी किया जाना है। मुख्यतः 21 अगस्त को वर्ल्ड सिटीजन डे के रूप में मनाए जाने पर मेडिकल कैंप्स का भी आयोजन किया जाएगा। पूरे माह में ड्रग अब्यूज विक्टिम्स के लिए भी विधिक जागरूकता कार्यक्रम कैंप्स का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 90 दिन का मीडिएशन फॉर नेशन कैंपेन भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में चलाया जा रहा है। हरिद्वार पुलिस मुख्यालय में एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अध्यक्षता में एनडीपीएस एक्ट से संबंधित मुद्दों को लेकर बैठक की गई, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीली दवाओं से संबंधित लंबित केस और वांछित अभियुक्तों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। इस बीच एसएसपी ने लापरवाही बरतने वाले विवेचकों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई के सख्त निर्देश जारी किए। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के तहत ठोस कार्रवाई करने पर जोर दिया ताकि नशा तस्करी पर रोक लगाई जा सके।